नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का यूपीपीसीएस के लिए पीवाईक्यू जो देख रहे थे, उसमें हम 2023, 2022, 2021, 2019, 2018 तक हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग 2017, 2016 और 2015 के जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी है संसद में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, आर्टिकल नंबर 53 में इसका उल्लेख है, ये राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है। और राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, ये आर्टिकल 154 में इसका उल्लेख है, यह राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है। मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोग जानते हैं, आर्टिकल नंबर 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए या राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। इस मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है? कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है, राज्य मंत्री होते हैं और स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं। संसद का उल्लेख आर्टिकल नंबर 79 में है। संसद का गठन किससे किससे होता है? लोकसभा से, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद बनती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में शामिल है, इसको हम लोग ऊपर मिला जुला कर डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा में, ऑप्शन नंबर बी है केवल राज्यसभा, सी है केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, डी है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ऊपर देख ही चुके हैं कि आर्टिकल 79 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर सी है राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर डी है राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका शामिल नहीं है, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते नहीं हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए, 17वें संविधान संशोधन 70 संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था, किसमें? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया था। अगर कोई विधानसभा या कोई भी सभा विघटित हो गई हो, कोई भी सदन विघटित हो गई हो, ठीक है, तो उस सदन के सदस्य या उस सभा के सदस्य चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। अब राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है। एक विधायक का वोट वैल्यू कैसे निकलता है? देखिए, राज्यों की कुल जनसंख्या, जिस राज्य के विधायक का वोट वैल्यू निकालना है, उस राज्य की कुल जनसंख्या भाग दे देंगे उससे राज्य के जो विधायक निर्वाचित होते हैं उनकी सदस्य संख्या से, और इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो ये विधायक का वोट वैल्यू आ जाएगा। फिर एक सांसद का वोट वैल्यू कैसे आएगा? लोकसभा जो सदस्य होते हैं या राज्यसभा सदस्य होते हैं, तो उनमें सभी राज्यों के, ठीक है, विधायकों का वोट मूल्य बटे संसद जो निर्वाचित सदस्य होते हैं कुल संख्या, ठीक है, उसको भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा सांसद सदस्य की वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद में शून्यकाल का समय है सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक,
सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। तो दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक का समय शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। शून्यकाल का उल्लेख भारत में संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं किया गया है। ठीक है, ये मेनली भारत के द्वारा ही विकसित माना जाता है। इस काल के दौरान, मतलब शून्यकाल के दौरान, जो अविलंबनीय, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा होती है, उसको उठाया जाता है, उस मामले को उठाया जाता है। और जो सदन के सदस्य होते हैं तुरंत इस मामले पर कार्रवाई चाहते हैं। और अगर 11 से 12 बजे तक का समय ये प्रश्नकाल का समय होता है। प्रश्न 3 टाइप के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना के प्रश्न। तारांकित प्रश्न के लिए लिखित उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अतारांकित के लिए इसके लिए लिखित जरूरी होता है, इस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। अल्पकालिक सूचना के प्रश्न जो हैं इसको लिखित कुछ समय पहले 10 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है, इस पे लिखित प्रश्न पूछा जाता है, मतलब लिखित रूप में इसका उल्लेख किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है 91 संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 92 संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 90 संशोधन और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 91 संशोधन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 91 संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया आर्टिकल 75 फर्स्ट क के तहत, केंद्र में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और राज्यों के संदर्भ में ये कहा गया कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी भी राज्य में 12 से कम मंत्री नहीं होंगे। ठीक है, इसका उल्लेख 164 क में है। सॉरी, 92 संविधान संशोधन क्या है? 92 संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में मैथिली, सांथली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया था। ठीक है, 90 संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? असम का जो बोडोलैंड एरिया था, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट, जब असम विधानसभा का गठन हुआ तो इस समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जो प्रतिनिधित्व था उसको परिवर्तित नहीं किया गया, उसको कायम रखा गया, जो पहले से था उसको बरकरार रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो सबसे पहले लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी 1971 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत 14 सितंबर 1977 में गठन किया गया था। और हालांकि उड़ीसा में जो है लोकायुक्त अधिनियम आ गया था 1970 में ही, लेकिन इसका गठन हुआ था 1983 में। इस हिसाब से पहला ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। और लोकपाल एवं लोकायुक्त, लोकपाल का गठन मेनली जो उच्च स्तर के सरकारी कर्मचारी होते हैं उनमें भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए। ठीक है, तो 1966 से 70 में भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। इसने अनुमंशा की थी लोकपाल एवं लोकायुक्त की। इसके तर्ज पे देखिए, केंद्र में हो गया लोकपाल और राज्य में हो गया लोकायुक्त। ठीक है, ये केंद्र में आया था लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम। हालांकि
जब ये सीमित अनुशंसा की थी उसके बाद ही बहुत सारे प्रयास किए गए थे, बहुत से अधिनियम आए थे लेकिन पास नहीं हो पाए थे। और लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 को पास किया गया और 16 जनवरी 2014 से यह लागू कर दिया गया था। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, बाकी सदस्य। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है एक सीमित की अनुशंसा पर। इस सीमित में होते कौन है? पीएम होते हैं, लोकसभा के विपक्ष का नेता, ठीक है, विपक्ष का नेता होता है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। इस सीमित की अनुशंसा पर या तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा या तो उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति होगा, ठीक है। इस चयन सीमित के अनुशंसा पर लोकपाल का नियुक्त किया जाएगा। और राज्यों में लोकायुक्त होते हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल होती है, लेकिन राज्यपाल को मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के विपक्ष के नेता से परामर्श करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ऑप्शन नंबर बी है पूर्ण रूप से लिखित संविधान। ऑप्शन नंबर सी है एकहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर डी है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो एकहरी नागरिकता कभी भी संघीय लक्षण को नहीं दर्शाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया, ठीक है। तो संघीय लक्षण के क्या क्या प्रावधान है और एकात्मक लक्षण के क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। अगर हम संघीय लक्षण में देखेंगे तो दो सरकार, ठीक है, शक्ति का बंटवारा हो गया, लिखित संविधान होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए और द्विसदनीय व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि भारत में है। तो ये संघीय लक्षण है। एकात्मकता का स्वरूप में अगर हम देखेंगे तो एकल नागरिकता होता है। देखो, शक्तियों का विभाजन, लेकिन केंद्र जो है सशक्त, राज्य की तुलना में केंद्र सशक्त हो गया। एकीकृत न्याय व्यवस्था हो गई। राज्यपाल की नियुक्ति एकीकृत व्यवस्था है, क्योंकि इसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। एकल संविधान, एकीकृत न्याय व्यवस्था, ठीक है, और अखिल भारतीय सेवाएं, ये सभी एकात्मकता के लक्षण है भारतीय संविधान में। और बाकी संघीय लक्षण ये हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 13। तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व नोटिस जारी किया जाता है, ठीक है। और इस व्यवस्था को, महाभियोग की प्रक्रिया को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन जिस सदन में लाना होगा, ठीक है, या लोकसभा या राज्यसभा, जिस भी सदन में लाना होगा उस सदन के 1/4 सदस्यों से लिखित अनुमति के बाद इसे सदन में पेश किया जाएगा। सदन के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाएगा। यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यह आर्टिकल नंबर 53 में है। आर्टिकल में 74 में क्या है? राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, ठीक है, ऊपर भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। अनुच्छेद 13 में क्या है? यदि मूल अधिकारों के कम करने वाले, अल्पित करने वाले या उसको समाप्त करने वाले कोई भी विधि संसद द्वारा लाई जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय इसको शून्य घोषित कर सकती है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की गई थी? बहुत बार इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए है गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ऑप्शन नंबर बी है गोपालनाथ बनाम पंजाब राज्य,
ऑप्शन नंबर सी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 13 जजों की सबसे बड़ी संविधान पीठ बैठी थी। मूल संरचना के सिद्धांत को इसी में प्रतिपादित किया गया था। गोपालन बनाम मद्रास राज्य क्या है? 1950 में आया था। आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे के अर्थ की व्याख्या, ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे के अर्थ की व्याख्या करने वाला पहला निर्णय इसी में आया था। किसमें? गोपालन बनाम मद्रास राज्य में। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य क्या है? यह 1967 में यह बात हुआ था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के भाग 3 में अर्थात मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, किसमें? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि आर्टिकल 368 के तहत मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है संसद। ठीक है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम में कहा संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे के जो सिद्धांत है इसको उल्लंघित नहीं करना चाहिए। सॉरी, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 331 के द्वारा, अनुच्छेद 221 के द्वारा, अनुच्छेद 121 के द्वारा या फिर अनुच्छेद 139 के द्वारा। तो इसका आर्टिकल नंबर 131 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हालांकि अब यह 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, 200 पहले यह प्रावधान था कि आर्टिकल 331 के तहत एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करता था, लेकिन अब यह समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 221 क्या है? उच्च न्यायालय के वेतन, ठीक है, उच्च न्यायालय के वेतन आदि का प्रावधान है इसमें। 121 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, ठीक है, किसी भी कोर्ट के सदस्य मतलब न्यायाधीश जो हैं, इनके अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आचरण, जो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आचरण किए हैं, इनके विरुद्ध संसद में चर्चा नहीं हो सकती। अगर कुछ चर्चा करनी है तो राष्ट्रपति, ठीक है, इससे संबंधित प्रस्ताव पर, मतलब राष्ट्रपति को इससे संबंधित प्रस्ताव लाना होगा, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के कर्तव्यों का या उनके कार्यों के निर्वचन पे कोई भी चर्चा नहीं हो सकती संसद में। ठीक है, अनुच्छेद 139 क्या है? कुछ रीट जारी करने की शक्ति दिया गया था न्यायालयों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, वैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी वैधानिक अधिकार और ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक अधिकार, दोनों को लोक सेवा आयोग माना है आंसर। ठीक है, बी और डी दोनों को, मतलब संवैधानिक भी है और वैधानिक भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के हिसाब से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है भारत में लिखित संविधान है। कारण आर है शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो भारत के पास एक लिखित संविधान है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, एक लिखित संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। ठीक है, और जितने भी क्षेत्रीय दलों का विकास है, ठीक है, उसके शक्तिशाली जो क्षेत्रीय दलें हैं उसके क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं इसका संकेतक है। जैसे कोई किसी भी राज्य में होगा, यूपी में ही लीजिए, सपा हो गई, बसपा हो गई, ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और बिहार में हो गया राजद हो गया। ठीक है, तो इन क्षेत्रीय पार्टियों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, ठीक है, आकांक्षाएं हैं, वो क्षेत्रीय विकास को लेकर के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? परमादेश, अधिकार परीक्ष, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध। देखिए, ऑप्शन ए है परमादेश, ऑप्शन बी है अधिकार परीक्ष, ऑप्शन सी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी है प्रतिषेध। तो उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय भी कोई भी रीट जारी कर सकता है, चाहे परमादेश हो, अधिकार परीक्ष, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है रीट जारी किया जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। इसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर का होना, मतलब प्रत्यक्ष रूप से शरीर का होना। अगर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, ठीक है, और तो उसके कारण मतलब हिरासत में लेने के कारण की वैधता की जांच करना इस रीट का उद्देश्य होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसके विरुद्ध ये रीट जारी किया जा सकता है। ठीक है, यह रीट किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति, ठीक है, या निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। परमादेश क्या होता है? इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी, ठीक है, अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके विरुद्ध यह रीट जारी किया जा सकता है। ठीक है, यह किसी सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक निकाय, निगम, अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। लेकिन यह रीट जारी नहीं, परमादेश किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता? किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है, या निजी निकाय हो उसके विरुद्ध भी जारी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन और कारण दिया है। कथन ए है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन आर्टिकल 243 के तहत किया जाता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? राज्य से संबंधित जो भी चुनाव, मतलब जो नगर निगम और पंचायत के चुनाव होते हैं, इसको राज्य निर्वाचन आयोग कराती है। इसके लिए नियमावली तैयार करना इसका कार्य है। ठीक है, और राज्य मतलब नगर निगम और पंचायत के लिए जो चुनाव होते हैं उनके सभी कार्यों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करता है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का कोई भी निरीक्षण नहीं रहता है। ये ऑप्शन नंबर गलत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का आर्टिकल 324 के तहत प्रावधान किया गया है। यह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराता है। ठीक है, केंद्र में जो यह एक बहुसदस्यीय संस्था है, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, बहुसदस्यीय संस्था है। वर्तमान समय में एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन नंबर बी है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
जीवन, ऑप्शन नंबर सी है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण। ऑप्शन नंबर डी है धर्माचरण की स्वतंत्रता। देखिए मौलिक अधिकार को भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया है। ठीक है, इसको अगर हम 2 भागों में बांट दें तो एक ऐसे अधिकार, ठीक है, जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, और 2 भारतीय और विदेशियों सभी को प्राप्त है। तो केवल भारतीयों को प्राप्त होने वाला अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को इसका लाभ नहीं मिलता। ये मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इस आधार पर अगर ऑप्शन नंबर हम देखेंगे तो कौन सही है? बी, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 में है लोक नियोजन में धर्म, वंश, मूल वंश, जाति या जन्मस्थान के आधार पर विरोध नहीं किया जाएगा, हालांकि इसके एक्सेप्शन कुछ हैं। आर्टिकल नंबर 19 में है वाक एवं स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति। 29-30 है अल्पसंख्यकों के संरक्षण। आर्टिकल 29 में है कि अल्पसंख्यकों का जो परंपरागत अधिकार है उसका संरक्षण करने का। और आर्टिकल नंबर 30 में है कि जो अल्पसंख्यक है उसके लिए शैक्षणिक संस्थानों का व्यवस्था और उसका प्रशासन। ठीक है, बाकी डिटेल में हम जब इसको पूरा पढ़ेंगे किसी में तो उसमें देखेंगे। देखिए आर्टिकल 19 यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा। आर्टिकल 19 क में है वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, मतलब बोलने और किसी भी बात को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। 19 ख में क्या है? शांतिपूर्वक और निरायुध, मतलब कोई भी आप हथियार न लिए हो उसके बिना आप सम्मेलन कर सकते हैं। शांतिपूर्वक बिना हथियार के आप सम्मेलन कर सकते हैं, ये 19 ख में है। 19 ग में क्या है? राज्य क्षेत्र के ये, ठीक है, अंदर आपको संगम, मतलब या संगम या संघ बनाने का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल नंबर घ में क्या है? राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में, ठीक है, अबाध आचरण, मतलब आप अबाध तरीके से किसी भी भाग में घूम सकते हैं। और अंग में क्या है? आर्टिकल 19 अंग में क्या है? कहीं भी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में निवास और बस जाने का अधिकार है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा स्पीकर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की उद्घोषणा करता है, ठीक है, बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन किसी भी साधारण विधेयक पर लाया जाता है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक या धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? ए है भारत के प्रधान न्यायाधीश, बी है प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा के अध्यक्ष और डी है भारत का महान्यायवादी। तो भारत के प्रधान न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है वो इस पद को धारण कर सकता है अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है। आर्टिकल 70 में आकस्मिक समय में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के बारे में दिया है। ठीक है, आकस्मिक समय में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, मतलब अगर जब राष्ट्रपति नहीं है तो उस समय उसके कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा। ठीक है, इस उपबंध में संसद को यह शक्ति दी गई है कि
कि उसके लिए उचित उपलब्ध मतलब जो भी व्यवस्था हो उसके लिए वो कर सकती है, संसद को यह शक्ति दी गई है। तो इसी शक्ति के तहत संसद ने 1969 में राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम लाया। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, ठीक है। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति नहीं है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो उसके जगह पे उपराष्ट्रपति आएगा उसके कार्यों को करने के लिए। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, अनुपस्थित है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। यदि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय पर कौन कानून बना सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, राज्य विधानमंडल, संसद या क्षेत्रीय परिषद? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संसद, ठीक है। संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में दिया है। तो इसमें 3 सूचियां हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, ठीक है, तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून बनाता है संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार, और राज्य सूची पे राज्य विधानमंडल, समवर्ती सूची पे राज्य और केंद्र दोनों, ठीक है, राज्य और केंद्र दोनों। लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियां हैं मतलब इसमें मतलब दिए गए हैं, जैसे इसमें 100 विषय हैं प्रेजेंट में, स्टार्टिंग में 97 थे, इसमें राज्य सूची में 61 विषय हैं, पहले 66 विषय थे, और समवर्ती सूची में 55 इस समय 52 विषय हैं, पहले 47 विषय था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा, वन, नापतौल, ठीक है, शिक्षा, वन, नापतौल, ठीक है, वन्य जीव एवं पक्षियों का प्रशंसन और न्याय से संबंधित प्रावधान, इसमें 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, तब से इसमें 52 विषय हो गए हैं। अब इस विषयों से बचे हुए जो प्रावधान होंगे, बचे हुए जो सूची होंगे, उस पे जो अब कानून बनाने की शक्ति होगी वो संसद के पास होगी, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद क्या है? देखो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषद का गठन करने का प्रावधान किया गया था। तो प्रेजेंट में इस समय 4 क्षेत्रीय परिषद है, एक पूर्वोत्तर के लिए है। इन क्षेत्रीय परिषदों का काम क्या होता है? राज्यों की आपसी समन्वय स्थापित करना, ठीक है। उत्तरी क्षेत्र है, मध्य पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी है और दक्षिणी क्षेत्र है। इसकी जो समिति होती है, ठीक है, एक समिति होती है जो इसके कार्य संचालन को देखती है। तो उसके अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री, उपाध्यक्ष होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री क्रमानुसार, ठीक है। संबंधित राज्य जिस भी क्षेत्रीय परिषद के होंगे उस राज्यों के क्रमानुसार होंगे। पूर्वोत्तर के लिए देखिए, पूर्वोत्तर के लिए एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय अधिनियम आया था 1971 में, ठीक है। तो 4 क्षेत्रीय परिषद ये होंगे और ये 1971 में पूर्वोत्तर के लिए। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख आर्टिकल 124 के तहत किया गया है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 103 या फिर अनुच्छेद 102? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनुच्छेद 100, ठीक है। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 99 में क्या है? संसद के सदस्यों को शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में है, संसद सदस्य। 103 में क्या है? सदस्यों की, देखो 102 में सदस्यों की निर्भरताएं हैं, संसद सदस्य जो हैं इसकी निर्भरताओं के बारे में है। 103 में निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों के वित्तीय सहायता देने के लिए संतुति नहीं कर सकता। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है।
और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा किंतु आर गलत हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 243 आई या हिंदी में झ बोलते हैं, ठीक है, के तहत राज्यपाल को वित्त आयोग के गठन की राज्य वित्त आयोग के गठन की शक्ति दी गई है, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय होगा क्योंकि इसका एक आर्टिकल में उल्लेख है। आर्टिकल 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख है, ठीक है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 5 वर्ष पर या आवश्यकता हो तो उससे पहले भी। आर्टिकल 280 3 ख में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर यदि राज्य की पंचायतों में राज्य में जो पंचायतें हैं उसके संसाधनों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो सेंटर का जो वित्त आयोग है वो राज्य की संचित निधि से इसके संवर्धन के लिए उपाय बता सकता है। बात समझ में आए? यदि राज्य वित्त आयोग जो सिफारिशें पंचायतों को जो सिफारिश दी है उससे उसके संसाधनों की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वित्त आयोग है उसको राज्य की संचित निधि से संवर्धन के लिए उपाय बता सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आर जो कारण है वो गलत है और ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। कारण आर है उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले हो धारित करता है। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्योंकि जिस समय ये क्वेश्चन पूछा था उस समय NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का कंडीशन कुछ और था। बात 2019 में इसमें संशोधन कर दिया गया है, ठीक है। तो उस संशोधन के अनुसार क्या प्रावधान है देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम आया था कब 1993 में और इसे 2006 में संशोधित किया गया था पहली बार, दूसरी बार 2019 में संशोधित किया गया है, ठीक है। इस संशोधन के तहत क्या प्रावधान किया गया था, पहले जो कार्यकाल होता था, ठीक है, अध्यक्ष का NHRC का वो 5 वर्ष होता था या 70 वर्ष जो भी पहले हो। अब उसको घटा करके 2019 के अधिनियम के तहत कर दिया गया था 3 वर्ष और 70 वर्ष, ठीक है। पहले जो अध्यक्ष नियुक्त करने की योग्यता थी वो सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही हो सकता था, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। पहले सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता था, लेकिन अब यह प्रावधान कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है एक चयन समिति की अनुशंसा पर। इस चयन समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं और दोनों सदनों के विपक्षी दल के नेता होते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री। इस तरह पे 6 सदस्यीय समिति के अनुसार पे राष्ट्रपति इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इनका कार्य क्या है, मानवाधिकार का हनन, मानवाधिकार के हनन से संबंधित जो भी है ये NHRC देखता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट के हिसाब से है और वो जिसमें क्वेश्चन पूछा था उसमें ए सही था, मतलब दोनों सही था क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो वो पहले वही था और कार्यकाल जो था 5 वर्ष और 70 वर्ष आए तो पहले दोनों सही था। लेकिन अभी इस समय अगर हम पहला ए को सही मान भी लेते हैं किसी भी कंडीशन में तो ए हो सकता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आप देखिए, बाकी जो आगे क्वेश्चन आएगा उसको टैकल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना,
ऑप्शन नंबर डी है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना एवं हिंसा से दूर रहना। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। ग्राम पंचायतों का गठन एवं सहायता करना ये आर्टिकल 40 के तहत डीपीएसपी में है। ठीक है। और मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 4 के तहत जोड़ा गया था। पहले प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जारी किया गया था, और प्रेजेंट में 11, ठीक है, मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें से कुछ एक देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सांस्कृतिक सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझना। कुछ ऐसे हैं जैसे एक ये हो गया कि संविधान का पालन करें, नागरिकों के लिए दिया है कि संविधान का पालन करें और उसके उच्च आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करने के लिए। ठीक है। दूसरा ये दिया है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है। तीसरा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है। और एक ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट ये है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें या जिसके अंतर्गत वन हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, वन्य जीव हो गए, इनकी रक्षा करें और इनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति यह है प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? ये केस बनाम दिया हुआ है और इसमें कौन से? पहला है लिली थॉमस बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर बी है नंदनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। ऑप्शन नंबर डी है नामित शर्मा बनाम भारत संघ राज्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नामित शर्मा बनाम भारत संघ राज्य। ये सूचना के अधिकार से संबंधित है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ राज्य जो है, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि ये निर्णय आया था कि भारत में सजा प्राप्त करने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि हो गया, ठीक है, उसके अगर अपराध दोष सिद्ध हो जाता है, ठीक है, तो उसे तत्काल प्रभाव से उसके पद से हटना होगा। मतलब जैसे संसद की अर्हता से संबंधित जो बाद में नियम आया था कि विधान सभा सदस्य हो या लोकसभा, यदि उसे 2 वर्ष की सजा प्राप्त हो जाती है तो उसे तत्काल प्रभाव से उसके सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो लिली थॉमस बनाम भारत संघ में संबंधित यही केस था। और नंदनी बनाम सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य वाला जो केस है, ये जनजातीय युवाओं के अस्थायी पुलिस अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित था। 2011 में ये छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 से संबंधित था, ठीक है, जनजातीय युवाओं को अस्थायी पुलिस अधिकारी नियुक्ति करने के संबंध में आया था निर्णय। अगला क्वेश्चन है, किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, समाज कल्याण मंत्री, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष। तो भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके एक लोक अधिसूचना जारी करता है, ठीक है। उसमें किसी भी जातियों को, ठीक है, या उनके मूल वंशों या जातियों या उपजातियों को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है 10 दिनों तक, 15 दिनों तक, 14 दिनों तक। ऑप्शन नंबर डी है 16 दिनों तक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 14 दिनों तक, ठीक है। 14 दिनों तक यदि राज्यसभा इसको पारित नहीं कर देती है तो ये स्वतः पारित मान लिया जाएगा
और राज्यसभा को मात्र इस पे संशोधन की सिफारिश करने का अधिकार है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती है, मात्र संशोधन की सिफारिश करती है। लोकसभा इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, मान भी सकती है या नहीं भी। आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक का उल्लेख है। धन विधेयक का निर्णय कौन करता है कि विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, इसमें टैक्स से संबंधित उल्लेख होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का महान्यायवादी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में उल्लिखित है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसकी योग्यता, कार्य शर्तें भी, योग्यता इसकी क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो योग्यता है, मतलब मुख्य न्यायाधीश जो बनने की योग्यता है, वही महान्यायवादी की है। इसका कार्य क्या है? ये गवर्नमेंट के एडवोकेट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसका वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये संसद के किसी भी सदन में, ठीक है, बोल सकता है, मतलब भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, महान्यायवादी को जो संसद सदस्यों को अधिकार प्राप्त है, ठीक है, वही अधिकार इसको प्राप्त होता है। भारत का वही अधिकार प्राप्त करने का मतलब जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं संसद सदस्यों को, वह विशेषाधिकार महान्यायवादी को भी प्राप्त होता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति आर्टिकल 148 में किया गया है, लेकिन इसको उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। मुख्य निर्वाचन आयोग को भी उसी तरीके से हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है कि संसद के लोकसभा, मतलब निम्न सदन में सामान्य बहुमत से पारित करके इसको हटाया जा सकता है। मतलब आधे से अधिक अगर सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के पक्ष में है तो लोकसभा अध्यक्ष हट जाएगा। मुझे कन्फर्म नहीं है, शायद आर्टिकल नंबर 94 में इसका उल्लेख है लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, संस्थान दिया है और उसका अनुच्छेद दिया है। तो ए है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग। इधर अनुच्छेद है 315, 280, 148 और 323। तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148, वित्त आयोग 280, संघ लोक सेवा आयोग 315, प्रशासनिक अधिकरण 323। इस हिसाब से हम ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको व्याख्या करने की आवश्यकता है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 312 या फिर अनुच्छेद 51? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या है? डीपीएसपी का पार्ट है। 36 से 51 तक डीपीएसपी है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात कही गई है। आर्टिकल 312 क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं से है। ठीक है, यदि राज्यसभा, इसकी राज्यसभा की विशेष शक्तियां हैं ये, यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से पारित करके संसद को इससे अवगत कराता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की आवश्यकता है, तो संसद इसके लिए कार्य कर सकती है, मतलब अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अनुच्छेद 60 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान है। और 380 को इसमें निश्चित कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, इस आर्टिकल को निश्चित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद। ठीक है, देखिए संसद विशेष बहुमत से, ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संशोधन करने का 3 तरीका है,
साथ किसी क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस इसको कर सके हैं, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से और एक विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। तो जो विशेष बहुमत वाला है इस पर डीपीएसपी मौलिक अधिकार के जो पार्ट है अगर इसमें संशोधन करना है तो विशेष बहुमत से संशोधन होगा। साधारण बहुमत से होगा किसी राज्य क्षेत्र को परिवर्तित करना, उसके नामों में परिवर्तन करना, राष्ट्रपति के वेतन, संसद के वेतन वगैरह जो अधिनियम होते हैं साधारण बहुमत से संशोधित किए जाते हैं। राज्यसभा के सीटों में परिवर्तन या किसी भी 7वीं अनुसूची से संबंधित जो प्रावधान है उसमें आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी पाना आवश्यकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद के साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। कोई क्वेश्चन छूट रहा है, नहीं सही है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, संसद के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 2 में क्या है देखो, राज्यों से समर्थित जो आर्टिकल 3, 2, 3, 4 है या 1 से 4 है। तो आर्टिकल 1 में कहा है राज्य संघराज्यों का क्षेत्र को जो है दिखाया गया है। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि नए राज्यों के प्रवेश एवं गठन से है। यदि कोई बाहरी राज्य, ठीक है, जो पहले से भारतीय राज्य में सम्मिलित नहीं वो प्रवेश कर रहा है तो ये आर्टिकल 2 के तहत आएगा। ठीक है, और नए राज्यों की अगर या पुराने राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है या उसके क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है तो ये आर्टिकल नंबर 3 के तहत आएगा। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो संशोधन हो रहे हैं वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा या साधारण बहुमत से पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए है 21, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर सी है 11, ऑप्शन नंबर डी है 7। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 21। सहकारी समितियों का उल्लेख कहाँ है? संविधान के भाग 9 ख में। ठीक है, सहकारी समितियों के बारे में दिखाया गया है। देखो, भाग 9 में पंचायत हो गया, भाग 9 क में हो गया नगर निगम और भाग 9 ख में सहकारी समितियां हो गया। तो आर्टिकल 243 ZJ में बोर्ड के सदस्यों की और उसके पदाधिकारियों की संख्या के बारे में कहे। जो ZJ है इसमें सहकारी समितियों के जो बोर्ड होगा उसके सदस्यों, ठीक है, और उसके पदाधिकारियों के बारे में उल्लेख है। इसमें पहला है कि बोर्ड का जो गठन होगा, ठीक है, उसके निदेशक की एक संख्या होगी और उतनी होगी जितना विधायिका विधि द्वारा निर्धारित करे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 243 ZJ के तहत सहकारी समितियों के सदस्यों, उसके पदाधिकारियों की संख्या के बारे में और उसकी शर्तों के बारे में दिया गया है। इसमें एक है कि बोर्ड की जो निदेशकों की संख्या होगी उतनी होगी जो विधायिका पर छोड़ा गया है, विधायिका विधि द्वारा जितना निर्धारित करे। ठीक है, लेकिन इसकी अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और राज्य अधिनियम द्वारा या विधि बना करके SC ST और महिलाओं के लिए 2 स्थान आरक्षित कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन नंबर सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पंचायती राज भाग 9, ठीक है, आर्टिकल 243 घ में आरक्षण के बारे में दिया है। 243 घ या डी में आरक्षण के बारे में है। ठीक है, इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं ऐसे SC ST। ठीक है, इसके लिए ये स्वैच्छिक नहीं है, ये बाध्यकारी है। SC ST के लिए आरक्षण देना ही होगा और महिलाओं के लिए। OBC की जो आरक्षण की बात है ये राज्य विधानमंडल पे छोड़ दिया गया है कि राज्य विधानमंडल अगर चाहे तो OBC को आरक्षित दे सकता है, अर्थात अन्यथा नहीं। और SC ST और महिलाओं के लिए जो आरक्षण की बात है ये बाध्यकारी प्रावधान है। जो आरक्षण दिया जाता है ये जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, चक्रानुसार, चक्राक्रम अनुसार दिया जाता है।
लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों मतलब एससी की इतनी जनसंख्या नहीं हो पाई कि उनको आरक्षित पंचायतों में किया जा सके, मतलब पंचायतों में उनको आरक्षण दिया जा सके। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कारण आर है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा था, ये भी सही है। और ऑप्शन इसका कारण आर भी सही है। तो कारण ए और आर दोनों सही है। इसका स्पष्टीकरण है, आत्मा अंबेडकर जी ने इसीलिए ही कहा था क्योंकि ये जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करेगा उसके विरुद्ध ये प्रावधान मतलब प्रभावी रहेगा, उसको खत्म करने का प्रावधान इसमें किया गया है आर्टिकल नंबर 32 में। हाई कोर्ट को 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करने का अधिकार दिया है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता था? आचार्य नरेंद्र देव, बी आर मेहता, जी बी के राव, एल एम सिंघवी। हालांकि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, यहाँ पे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। पंचायती राज या मतलब सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए सबसे पहले बी आर मेहता 1957 ईस्वी में इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इन्होंने पंचायतों के गठन के लिए अपनी रिपोर्ट 1957 में पेश की थी। ठीक है, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का बात किया जाए प्रावधान किए थे इन्होंने। ग्राम स्तर पे, मंडल स्तर मतलब ये जो ब्लॉक स्तर पे, माध्यमिक जिसे, और एक जिला स्तर पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही, सी सही होगा, बी आर मेहता। एल एम सिंघवी 1986 में इससे संबंधित इनका गठन किया गया था। इन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी। जी बी के राव की समिति भी 1985 में गठित किया गया था। ठीक है, ये भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किए थे। इनसे समितियां और है, एक थंगुन समिति है 1988 में गठित किया गया था, यह भी संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। बाकी अन्य सिफारिशें भी हैं, उसको किसी में हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ठीक है, निचले तबके के जो लोग हैं, हालांकि विधानसभा राज्यों में और केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा जो वोटिंग होता था सही है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पे जो ग्रामीण स्तर या नीचे तबके के लोग जो हैं उनको पार्टिसिपेशन नहीं मिल पा रहा था और वो अपने प्रशासन, क्योंकि निचले तबके के लोग हैं, जैसे ग्राम स्तर पे जो कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके नियंत्रण के लिए पंचायती राज व्यवस्था का बात किया गया था। अगर ग्रामीण स्तर पे से निचले स्तर से अगर इसके प्रावधान को किया जाएगा तो शायद ज़्यादा लोग शक्तियों का जो बंटवारा होगा नीचे लेवल तक भी आएगा और अपनी वो महत्ता को समझेंगे तथा विकास में योगदान देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए थे? भाग 9 में, भाग 6 में, या भाग 4A में, या भाग 3 में? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, भाग 9 में। भाग 3 क्या है? मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है। भाग 6 क्या है? इसमें राज्य सरकार को दिया है। और भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है। भाग 5 में क्या है? केंद्र सरकार है। ठीक है, भाग 9क में क्या है? नगर पालिका है। भाग 9ख में क्या है? सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में है। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 12 में है वित्त और राज्यों के संघ और वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है। भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य की बात की गई है। ठीक है,
चलिए अगला अब बाकी किस में और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने की अधिकृत है? ऑप्शन नंबर ए है राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी है राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन नंबर डी है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है भारत की संसद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राज्य का विधानमंडल। आर्टिकल 243 ग में किसी राज्य के विधानमंडल को यह प्रावधान किया गया है कि पंचायत की संरचना का निर्माण करे, ठीक है, या पंचायत की संरचना करे। ये राज्य विधानमंडल को शक्ति की है किससे? आर्टिकल 243 के। और राज्य इससे संबंधित और जो पंचायती राज संबंधित जो मुख्य हैं आर्टिकल के है 243 डी में है आरक्षण, 243 आई में है वित्त आयोग, 243 के में है राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। ये क्वेश्चन कई बार हो गया है। इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए है गोलकनाथ 1967, सज्जन सिंह 1956, शंकरी प्रसाद 1951 और केशवानंद भारती 1973। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केशवानंद भारती 1973। गोलकनाथ में क्या हुआ था हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 320, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 322, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 326। तो निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 324 है। अच्छा, पंचायत के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में किस में है? 243 के में है। तो 324 हो गया, ठीक है। और 322, 326 इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं पूरा कि निर्वाचन की जो बात है 324 से 329 और भाग 15 में है। 325 क्या है? 325 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पे किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक नियमावली में सम्मिलित किए जाने से वंचित नहीं किया जाएगा या अपात्र नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 326 क्या है? लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचन वैक्स मताधिकार पर होगा, ठीक है। लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वैक्स मताधिकार के आधार पर होगा। ये किस में है? आर्टिकल 326 में। ये आर्टिकल 320 क्या है? आर्टिकल 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य को दिया गया, लोक सेवा आयोग के कार्य को। आर्टिकल 322 क्या है? लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में दिया गया है, ठीक है। और 327 में क्या है? 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में है। तो 325 में हो गया धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक नियमावली में सम्मिलित करने से पात्र नहीं किया जाएगा। 326 में है लोकसभा और राज्य विधानसभा का निर्वाचन वैक्स मताधिकार पे होगा। 327 में क्या है कि विधानमंडलों का निर्वाचन के संबंध में उपबंध बनाने की जो शक्ति है ये संसद के पास है, ठीक है। विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में उपबंध बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। 329 है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन दिया है, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249,
ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 250, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 252, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 253। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनुच्छेद 253। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने हेतु संसद इस पे कानून बना सकती है। आर्टिकल 250 में क्या है, यदि आपातकाल ठीक है चल रहा है तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 250 क्या है, पहले 252 देख लेते हैं। अनुच्छेद 250 हो गया कि राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है यदि आपातकाल है। अनुच्छेद 252 है, यदि दो या दो से अधिक राज्य आपसी सहमति से संसद को विधि बनाने के लिए उपबंधित करता है तो संसद दोनों राज्यों के संदर्भ में विधि बना सकती है, लेकिन ये कानून सिर्फ संदर्भित राज्य के संदर्भ में ही लागू होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 249 है कि राज्य सूची के विषय पर यदि राष्ट्रीय हित के संबंध में विधि बनाने की जरूरत पड़ती है तो संसद को यह शक्ति दिया गया है कि 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य वित्त आयोग है एक, ऑप्शन नंबर ए है विधिक संस्था, ऑप्शन नंबर बी है असंविधिक संस्था, ऑप्शन नंबर सी है संवैधानिक संस्था, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संवैधानिक संस्था, क्योंकि हम लोग राज्य वित्त आयोग के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर आर्टिकल 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का संस्था है और केंद्र वित्त आयोग की संस्था मतलब आर्टिकल 280 के तहत। इसके कार्यों के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। राज्यपाल को यह शक्ति है कि राज्य वित्त आयोग का गठन करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरकरिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य, ऑप्शन नंबर बी है विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य, ऑप्शन नंबर सी है केंद्र तथा राज्यों के मध्य, ऑप्शन नंबर डी है कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य। तो सरकरिया आयोग का गठन किया गया था केंद्र और राज्यों के मध्य। 1983 में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, सरकरिया इसके अध्यक्ष थे और शिवरमन एक सदस्य थे, दूसरा एसएन सेन। ठीक है, इन्होंने इस आयोग ने 200 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था 243 सिफारिशें दी थी और जिसमें से 180 सिफारिशों को केंद्र सरकार ने लगभग लागू कर दिया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की इन्होंने सिफारिश की थी, जिसका गठन 263 आर्टिकल के तहत किया गया है। ठीक है, इन्होंने सिफारिश किया गया था यदि राज्यपाल को किसी राज्य के लिए नियुक्त किया जाता है तो बिना किसी ठोस कारण के उनको 5 वर्ष से पहले नहीं हटाया जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये भी सिफारिश किया था कि यदि राज्यपाल राज्य से संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति इसे आरक्षित कर लेता है तो राष्ट्रपति को उस राज्य विधानसभा को या राज्य विधानमंडल को आरक्षित करने का कारण बताना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 249 के तहत खंड फर्स्ट के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। 1 माह, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 1 माह, 1 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आर्टिकल मतलब 1 वर्ष तक। देखिए, अनुच्छेद 249 के तहत यह कहा है कि यदि राष्ट्रीय हित में, ठीक है, संसद को यदि राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की आवश्यकता है तो संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए राज्यसभा 2/3
प्रस्ताव से यह घोषणा करता है कि राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो संसद कानून बना सकती है। ठीक है, यह कानून 1 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा, परंतु इसे असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसे कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकारीय आयोग के सदस्य था? इस क्वेश्चन के ऊपर भी हमने देख लिया है। तो बी शंकर, के हनुमंतय, ओ बी अलगेसन या फिर डॉक्टर SR सेन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, डॉक्टर SR सेन। 1983 में गठन किया गया था। SR सरकरिया थे। ठीक है, या SR नहीं, RS सरकरिया। ठीक है, और SR सेन दूसरे सदस्य थे और एक P शिवरमन। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट दिया था 1987 में और 247 सिफारिशें दी थी। शायद ऊपर हमने बता दिया था 243, ये गलत है, 247 सिफारिशें दिया था। इनमें से काफ़ी सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, अभिकथन और कारण दिया है। तो भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए सही का स्पष्टीकरण नहीं है। सी है, ए सही है तथा आर गलत है। सॉरी, डी है, ए गलत है तथा आर सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है सही, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्षेत्र सीमित है और भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो उधार की वस्तुएं तो हमको पता ही लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, जापान से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, रसिया से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। बाकी सबसे ज़्यादा जो है भारत शासन अधिनियम 1935 लिए गए। किससे क्या लिया गया है ये बहुत क्वेश्चन में डिस्कस किया जा चुका है। अगर आगे कोई क्वेश्चन मिलता है तो डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर, उसके आधार पे आंसर देना है। चुनाव की घोषणा